वो हाफ होता है। और बीच में कहीं पे भी म्यू नॉट एन आई होता है। और बाहर जीरो। ये तीन चीज याद रखनी। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था। इसमें गिवन ये था कि सोलेनॉइड का जो लेंथ था वो 50 सेंटीमीटर था, यानी 50 × 10⁻²meters। दूसरा 4 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स और 350 टर्न्स ईच, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। ये हो गया 4 × 350, यानी 7,700। नहीं नहीं, 700 नहीं, 1,400। फिर बोल रहा था रेडियस ऑफ लोएस्ट लेयर, तो ये रेडियस का तो यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। 1.4 सेंटीमीटर, यानी 1.4 × 10⁻²meters। और हमें करंट दिया हुआ है 6 एम्पियर। तो सबसे पहले निकालना है कि सोलेनॉइड के एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, ऑफ इट्स एक्सिस। तो वो हमें पता है कि वो है म्यू नॉट एन आई। अब ये एन निकालने के लिए जो नंबर डेंसिटी है वो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो ये आ गया 1,400 डिवाइडेड बाय एल आ गया 50 × 10⁻²। आई गिवन है, म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये आ गया आपका, म्यू नॉट की वैल्यू है 4π × 10⁻⁷। एन है 1,400 डिवाइडेड बाई 50 और आई 6 दिया हुआ। पाई की वैल्यू डाल देते हैं, 4 × 22/7, 10⁻⁷, 1,400, 50 × 10⁻², और 6। ये हो गया 200। और क्या है, एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 5 4 तो कितना आ गया ये, 1696 × 22। और ये 10⁻⁷, और ये ऊपर जाके 10⁻+2। ठीक है, ये 96 × 22 कितना होगा? 92, 192, 11 एंड 2। तो ये आ गया 2112 × 10⁻⁵ टेस्ला। इसको लिख सकते हैं 2.112 × 10⁻, कितना पॉइंट हमने लिया है, एक दो तीन, तो तीन इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 2। ये आ गया ऑन एंड ऑफ एक्सिस। अब जो नियर इट्स एंड ऑन इट्स एक्सिस, तो वो कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। इसका हाफ कितना हो गया, 1.0। और ये कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 5। और नहीं, 5 नहीं, 105 और 6, तो इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। और लास्ट पार्ट है जीरो। ये क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? यस सर। ओके, प्लीज ये नोट कीजिएगा।
क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, फिर आंसर नोट कर लीजिए। जी सर। जैसे ही नोट कर लिया अब आपने मुझे बताइएगा। जी सर। हो गया सर। हो गया। आंसर भी नोट कर लिया आपने? जी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टॉरॉइड पे है, और टॉरॉइड शायद सिलेबस में है नहीं। है नहीं, ये टाइप का क्वेश्चन है। ये रेडियस हो गया, एवरेज रेडियस। तो इसका क्वेश्चन है, और ये आपका सिलेबस में है नहीं, तो इसको इसको छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट फिर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपका है किस पे? मैग्नेटिक फोर्स पे। ओके। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? एक तो आपका फोर्स होता है क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स, है या नहीं? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सर फॉर्मूला। यहाँ, हाँ, फॉर्मूला ही, और क्या। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ा था, क्यू ई। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर
लेकिन जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने कोई एक चार्ज को प्लेस कर दिया है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो क्या था? क्यूई, जो आप कह रहे हैं। अब इसी में अगर इस चार्ज को, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम प्लेस कर दें और ये चार्ज जो है ये मूव कर रहा है, ये चार्ज मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? यानी ये मान लीजिए ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा है और ये कोई मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चार्ज इधर मूव कर रहा है तो इसका वेलोसिटी होगा कुछ, और ये आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके मूवमेंट की वजह से एक फोर्स जनरेट होगा और उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। और उसकी वैल्यू क्या होती है वैल्यू याद है? इसकी सर? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू, ये चार्ज है मूव कर रहा है वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा इसका मैग्नेटिक फोर्स? ये होता है क्यू वी क्रॉस बी। याद सर आया? साइन थीटा था ना? हाँ, तो अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड आएगा क्यू वी बी साइन थीटा। और हमारे केस में देखिए ये क्या है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90। तो साइन 90 क्या हो जाएगा? 1, तो ये क्यू वी बी साइन 90 क्या हो जाएगा? 1, तो ये सिर्फ ये आ जाएगा। क्लियर? यस। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब दोनों को जब कंबाइन करते हैं, दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मूव करा रहे हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड में भी मूव करा रहे हैं, तो वो हो गया लॉरेंस फोर्स, जो क्या होगा? जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? ये नोट कर लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। और एक और चीज होती है कि अगर स्ट्रेट वायर है और मान लीजिए कि ये हम एल डिस्टेंस लें, तो उस केस में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? वो होता है आई एल क्रॉस बी। और ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है, तो इस केस में क्या हो जाता है? ये हो जाता है सिंपली बी आई एल। और साइन थीटा अगेन 90 है, तो ये आ जाएगा बी आई एल। ये क्लियर हो गया? यस। ये सब ये है मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ वायर। ये नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाए। जी।
जब आपने नोट कर लिया हुआ तो मुझे बताइए। जी सर, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे। हो गया सर। हो गया। ओके। तो अब जरा इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। A positive charge of 1.5 microcoulomb is moving with speed of along the positive x-axis. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इधर जा रहा है, मतलब ये दूसरा डायग्राम। A magnetic field Tesla acts in space. Find the magnetic fields force on the charge। यानी हमारे पास जो वेलोसिटी है, चार्ज दे रखा है हमारे पास, वो है 1.5 माइक्रो कूलम। यानी कितना हो गया, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। वेलोसिटी दे रखा है वो है 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है? हम्म along दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या होगा उसका डायरेक्शन? इधर जा रहा है। राइट। तो क्या डायरेक्शन? तो इसको क्या डायरेक्शन बोलते हैं? क्या होता है ये? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कैसे डिनोट करते हैं? कैप, वो तो कैप वाला यूर आस्किंग। हाँ हाँ, वही तो डायरेक्शन, उसी से तो बताते हैं एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। तो क्या होगा? आई वाई। हैट, राइट। ओ हाँ, वाई कैप। ये सब चीजें याद रखिए, नहीं तो। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा डायरेक्शन बताया है जे और के में। यानी ये वाई जेड एक्सिस में बताया है, तो ये 0.2। और ये मीटर पर सेकेंड है, तो इसका यूनिट तो सही है। 0.2 जे हैट है, और ये 0.4 के हैट है। तो हमें ये सब दिया हुआ है, अब हमें सिर्फ निकालना है मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। ये हमें पता है कि ये होता है क्यू वी क्रॉस पी। तो ये आई जे के फॉर्म में है, तो ये तो डायरेक्ट है, यहाँ पे साइन थीटा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶। ये 2 इंटू 10⁻⁶ आई हैट क्रॉस 0.2 जे प्लस 0.4 के है। तो ये 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.2 जे, तो ये कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁶। आई क्रॉस जे कितना होता है? और ये आ गया आपका 0.8 इंटू 10⁶ आई क्रॉस के। अब ये आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी याद रखना होगा कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आई क्रॉस जे होगा वो के देगा, लेकिन उल्टा जाएंगे तो वो नेगेटिव होगा। यानी अगर हम क्लॉकवाइज जाएं तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो नेगेटिव। तो ये 0.4 इंटू 10⁶ आई क्रॉस जे के हैट हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ जे हैट हो जाएगा। अब ये 10⁻⁻⁶ को अंदर लेके जाते हैं, 1.5 को अंदर लेके जाते हैं, तो ये 15, ये 6 आ गया, और ये आ जाएगा 0.6 के हैट, और ये आ गया माइनस 15 8 से कितना होता है? 3 8 120, तो ये आ गया 1.2 जे हैट। और इसको सही से लिखते हैं तो ये आ जाएगा -1.2 जे हैट प्लस 0.6 के हैट। ये हो गया आंसर। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। कि इसको प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। जी।
डन। ओके गुड। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अब यहाँ देखिए कि इन दोनों के केस में ये वाला जो है लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है आई एल क्रॉस बी। ओके, लेकिन यहाँ वाले केस में जो है, यहाँ वाले केस में यहाँ पे पैरेलल carries इतना calculate the force with the magnetic field of current exerts on the proton, also specify the direction of the force. ओके, तो यहाँ पे इनको एक और चीज़ देना चाहिए था कि वो लेंथ ऑफ दिस थिंग देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिए, कोई बात नहीं। इन डायरेक्शन कैलकुलेट द फोर्स। तो ये केस में अब ये प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, यानी प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? का चार्ज क्या होता है? यहाँ पे ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10 to -19 -19. कूलम, है या नहीं? ये Yes. प्रोटॉन का चार्ज हो गया। और ये प्रोटॉन जो है मूव कर रहा है इतने वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी क्या है? 4 इंटू 10 टू द पावर 6। और डायरेक्शन क्या है? -j हैट। ओके, तो ये माइनस -4। हम्म, -j कैसे? अब ये है ना, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, तो ये तो होता है j हैट। लेकिन हम जा रहे हैं उसके ऑपोजिट, है नहीं? तो -j हैट, इधर जाते हैं राइट हैंड साइड तो i हैट, लेफ्ट हैंड जाएंगे तो -i हैट। क्लियर? ओके ये क्लियर हुआ? जी। तो -j हैट इसका डायरेक्शन हो गया। अब हमारा बचा क्या? हमें पता है कि अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो वो होता है QV क्रॉस B, राइट? यस। अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्सटर्नल हमें निकालना है वो इसकी वजह से होगा, ये जो करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर का। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आता है? ये होता है μ0I/2πr। क्लियर? हाँ सर। याद आ गया? और और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इनवर्ड्स होता है नहीं? सर 4 π r ना? नहीं नहीं नहीं, 4 पाई होता है सेमी इन्फिनिट वायर के लिए। 4 पाई होता है ऐसे वायर के लिए, इसके लिए होता है ओके ओके। μ0/4। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ हाँ आप भूल हाँ गया? हाँ सर, याद आ गया।
तो ये म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, और ये म्यू नॉट आई बाई, अगर सेमी इन्फिनिट वायर का निकाले तो वो होता है 4 पाई आर। हम्म। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो याद आ गया कि ये होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और डायरेक्शन जो होता है वो इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मतलब माइनस के हैट, राइट। हम्म। तो अगर मैं वेक्टर लिखूं तो ये आ जाएगा माइनस के हैट। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू है 4 एम्पियर। अच्छा, वैल्यू बाद में रखेंगे, वैल्यू बाद में रखेंगे। ठीक है, ये इसको पहले लिख देते हैं। तो माइनस म्यू नॉट आई के हैट डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको, इसका मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं। ये आ गया क्यू वी क्रॉस बी, यानी क्यू है आपका 1.6 × 10⁻⁹। वेलोसिटी है -4 × 10⁻⁶। और जे हैट क्रॉस, ये कितना, बाबा रे बाबा, म्यू नॉट जो है, ये वैल्यू यहाँ पे निकाल ही लेते हैं ताकि बहुत ही झंझट हो रहा है। ये माइनस हो गया म्यू नॉट बाई 2 पाई। अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू ही रख देते हैं, ये हो गया 4 पाई × 10⁻⁷। आई बोला है इन्होंने 4 एम्पियर, और के हैट तो के हैट है, डिवाइडेड बाई 2 पाई, जो हो गया 2 पाई। और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 0.2, 0.2। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये आ गया 0.1, ये हो गया, ये 10 ऊपर चला गया। तो ये 4 × 10⁻⁶, राइट। तो ये हो गया -4 × 10⁻⁶। और ये आ गया के हैट। अब ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 4, ये आ गया 16। तो 1.6, और ये आ गया 16 × 10⁻⁻⁹। और जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। तो जे क्रॉस के आई, आई हटा जाएगा, यानी ये कितना हो गया, 16 का स्क्वायर 256। तो 25.6 × 10⁻⁹ आई हैट, यानी 2.56 × 10⁻⁸ टेस्ला। है नहीं, फोर्स है तो न्यूटन। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। ये क्लियर हो गया। यस सर। ओके, इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए। ये डायग्राम अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
डन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम्म ये वाला पार्ट जो है, ये वाला तो आ गया। तो ये चीज है, समझने के लिए हम वापस जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे। तो अगर मान लीजिए, अरे इसको क्या हो गया? तो ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। यहाँ पे कोई चार्ज जो है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, इसकी वेलोसिटी इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? अपवर्ड लगेगा। तो ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो इसकी वेलोसिटी जो है इधर है, और इस पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा। उसी तरीके से जब ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो फोर्स इधर लगेगा। तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा? कौन सा पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर? हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो? हेलो सर। आवाज आ रही है, तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, है नहीं? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आवाज हेलो? आ रही है सर आपको मेरी? हाँ हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके ओके। तो ये आ गया। तो अब ये देखिए, ये सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है नहीं? यस सर। अब ये सर्कुलर मोशन अगर फॉलो करेगा, तो अगर ये सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा, तो हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है नहीं? जो भी यस सर। फोर्स सेंटर के अलोंग होता है, तो वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे जो लग रहा है, वो कौन सा फोर्स लग रहा है? ये चार्ज और वेलोसिटी की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। हम्म। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स, है नहीं? हाँ। तो ये दोनों इक्वल हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² बाई आर। और ये क्या होता है आपका? मैग्नेटिक फोर्स जो होता है QVB, है नहीं? तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका वेलोसिटी जो है, ये इसको, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा QBR/M। ये आ गया वेलोसिटी। और अगर रेडियस निकालना हो, तो रेडियस निकालने के लिए VM/QB, रेडियस निकालना हो तो VM/QB। और अगर निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो टाइम जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका डिस्टेंस
बाय स्पीड है नहीं, डिस्टेंस जो है आपका ये है आपका 2 पाई आर, और स्पीड जो है आपका ये QBR। तो ये आ गया QBR/M। तो ये आर आर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 पाई M/Q। ये आ गया टाइम। और अगर आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या हो जाएगा 1/टाइम, यानी QB/2 पाई। क्लियर, ये इतना क्लियर हो गया? यस सर। ओके, प्लीज ये वाला नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके सर। हो गया सर। हो गया? ओके, अब जरा इसी पे क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी दिस इंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला एक्टिंग वर्टिकली एज शोन, ड्रॉ इट्स ट्रैजेक्टरी एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका टाइम पूछ रहा है।
तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर करेगा, है नहीं, और इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। ओके। मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तो वेलोसिटी है डायरेक्शन, मैं इसका सिर्फ डायरेक्शन लिखूं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है बताइएगा। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन आई कैप। आई कैप, बिल्कुल करेक्ट, वेलोसिटी का है आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है? जे। इनसाइड है ना ये, इनसाइड है ये, इनसाइड, माइनस के कैप। ओके। अब जब जब इसका हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो होगा क्यू, और ये क्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस ऑफ, और ये क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा आई क्रॉस माइनस के, एन, तो ये कि माइनस माइनस प्लस हो गया और आई क्रॉस के आ जाएगा। तो आई जे और के ये करेंगे तो आई क्रॉस के जो होगा वो माइनस जे आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा ऐसा मूव करेगा और ऐसा जाएगा, ये होगा उसका ट्रैजेक्टरी, फिर ऐसे वापस जाएगा। क्लियर सर हुआ ये? वेक्टर के बगैर नहीं कर सकते? वेक्टर्स के बगैर डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? ओके। वेक्टर्स के बगैर डायरेक्शन, ये क्लियर नहीं हुआ तो इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ये क्लियर नहीं हुआ आपको? ये सर हो गया, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मुझे कंफ्यूजिंग होता है तो एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका, हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो, अभी सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं। ओके, डायरेक्शन की सिर्फ बात करें तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी, ये तो क्लियर है, ये यस। क्लियर है ना? अब ये देखिए, अगर हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करें तो क्यू जो है वो तो नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव ले लेंगे, और इसका वी हैट और इसका मैग्नेटिक फील्ड का है, ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। अब ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो आई हैट है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड है यानी माइनस के हैट है, नहीं वी हैट जो है वो एक्स डायरेक्शन है यानी आई हैट या आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड है, तो वो हो गया माइनस के हैट। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आई क्रॉस के आ गया, और यहाँ से देखें तो जो आई क्रॉस के होता है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जे है, यानी डाउनवर्ड जाएगा। तो अब इस पे यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, तो वो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ये ट्रैजेक्टरी होगी। और जब यहाँ पे आएगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वो सीधा चला जाएगा, तो ये हाफ सेमी सर्कल कवर करेगा, है? ये क्लियर हो गया आपको? यस। ओके। तो अब जरा इसका क्या पूछा है कि ड्रॉ इट्स ट्रैजेक्टरी, वो तो हो गया। फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये
कितने, कम से कम टाइम निकालने के लिए। ओके, तो टाइम निकालने के लिए हमने अभी पढ़ा था, टाइम क्या होता है? वो होता है 2 पाई m बाई क्यूबी। क्या था? नहीं नहीं नहीं, हाँ यही था, टाइम यही था ना। टाइम तो यही था। श्योर था वो। टाइम जो था 2 पाई m बाई क्यूबी। क्लियर? पर पाई आर बाई वी नहीं था? हाँ क्या हुआ? पाई आर बाई वी। ये नहीं था 2 पाई। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, एक और चीज है कि यहाँ पे ये फुल सर्कल नहीं कर रहा, तो ये 2 पाई m क्यूबी भी नहीं होगा। हम्म, क्योंकि ये हाफ सर्कल है। हाँ तो सर, सेमी। डिस्टेंस जो हो जाए, हाँ ये डिस्टेंस जो है वो कितना है? डिस्टेंस है इसका पाई r, है या नहीं? और जो स्पीड है वो क्या है? वो है v। और v जो होता है वो क्या होता है? v अगर निकालें तो वो mv² बाई r डिवाइडेड बाई क्या होता है ये, QVB। तो ये v और ये v कैंसिल होता है, तो v जो होता है वो होता है QBr/m। ये है QBr/m। अब यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो वो कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी क्या आ जाएगा ये पाई r, और ये QBr/m। तो ये पाई तो रहेगा, आर आर कैंसिल, तो ये टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा m पाई/क्यूबी। ये हो गया इसका टाइम। ये क्लियर हो गया? ओके, ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट, अगर टाइम रहा तो, अच्छा 6 मिनट रहेगा। आप ये नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके सर।
जैसे आपने नोट कर लिया होगा मुझे बताइएगा। सर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कहाँ गया? So, a proton and a deuteron having equal momenta enter a region of uniform magnetic field at right angle to the direction of the field. Depict their trajectory in the field. तो एक प्रोटॉन है और एक ड्यूट्रॉन। तो चार्ज जो है वो क्या है दोनों का? एक प्रोटॉन है और एक ड्यूट्रॉन है नहीं। तो प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है और ड्यूट्रॉन भी पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन हो गया हाइड्रोजन। अच्छा, प्रोटॉन तो प्रोटॉन ही है। और ड्यूट्रॉन क्या है? जैसे ये हाइड्रोजन एटम, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वो क्या बन जाएगा? वो प्रोटॉन बन जाएगा, है नहीं? क्योंकि हाइड्रोजन में होता है एक प्रोटॉन और एक ड्यूट्रॉन। और जो ड्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? एक। ये होता है 2 1, है नहीं? ओके। यानी इसमें जो है, हाँ, इसमें इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, है नहीं? यानी इसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है और एक ये भी होता है, क्या होता है? एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एक। होता है और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन होता है नहीं? यस सर। तो ये इसका भी मतलब इस पे भी एक ही इस पे अगर एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो ये ड्यूट्रॉन बन जाएगा। यानी इस पे भी चार्ज जो है वो सेम होता है। ये नहीं, तो चार्ज इस पे भी सेम होता है, बस डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो है वो बड़ा होगा मास ऑफ प्रोटॉन्स, है या नहीं? चार्ज सेम होगा। यस सर। ओके, और दोनों पॉजिटिव होगा। तो हम क्या कर रहे थे? अच्छा, टाइम तो हो गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि ज़ारा भी इसको समझ सके। ठीक है, ओके सर। यहीं पे रुकते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ठीक रिवाइज है। कर लीजिएगा ये सब सारी चीज़ें, ओके? नहीं तो जी भूल सर। जाइएगा। ओके। ठीक। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बाय।
ये साहिल और सुफियान, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, Let's wait for others and then I'll start, okay? ओके।
Okay, it's 8 minutes already, so we will start, right? So it's getting, yeah, just start, right? Got disconnected. Yeah, so in the last class, we were talking about which one is this? Yeah. So in the last class, we talked about this thing, right? We were talking about potential energy, right? Why this is, yeah, this we talked about. So now let us talk about the potential energy, right? This question we did in the last class. So now let us continue from here. So the next thing is self interaction energy, right? So because let's say you have four charges, right? Let's say you have Q1, Q2, Q3, Q4. So potential energy is the contribution from all these charges, right? So similarly, let's say if you have a sphere, so sphere have these dq charges, all these charges are on this sphere. So due to this sphere, there would be a self interaction energy. And let us just write those. Okay, so Rishida has joined. Good evening, sir. Sorry, I thought it was after an hour of the class. No, no, no. Yeah, yeah, yeah. So good evening, good evening. It's all right. We have just started. So we are talking about self interaction energy of this two kinds of sphere. So self interaction energy of a hollow sphere. Right. So you have a sphere and all the charges are residing on the surface. So it has a surface charge distribution. Its radius is r. So this has, and let's say its charge is q. So this will have a self interaction energy, and that is kq square, or let me write it as q square by 8 pi epsilon naught r. So this is the self interaction energy. If you have, if you have, let's say, hollow the solid sphere. So self interaction energy of a solid sphere. So that would be how much? So this has all the charges inside and on the surface. Right, so this is a solid sphere. So for this one, its radius is r and charge is q. So for this one, the self interaction energy is 3q square by 20 pi epsilon naught r. So these are the two things that we have to remember. Please note it down and then we'll do one question on this one.
Yeah, whenever you guys have noted, please tell me. Okay. Yeah, noted, guys. So what did you write in the second formula? Yeah, 3q square by 20 pi epsilon naught r. Okay, so done. Done. Sufyan, done. No. Okay, yeah, please note it. Done, Sufyan. Yes, sir. Okay, so let us quickly do one question and then it would be clear. So question is that you have a hollow sphere which has a charge q, and it has a radius r, and you have a solid sphere, and it has a negative charge. And it has also the same radius. Their separation is r, right? So can you guys tell me that how many contribution would be there for potential energy? Two, 2. Okay, so Rishita is saying 2. So let me just recall that how many interactions would be there. Think about that. Sufyan, what is your answer? So in which one? 2. Mm. Oh, Okay, let me. one. Yeah, so if I ask you that this is Q1 charge, this is Q2 charge, and this has a Q charge, this has a minus Q charge. So what is the potential energy of the system? One. Then Q1, Q, Right? Q minus Right. So there would be 1 interaction also, right? Yes. So yes, sir. potential energy,
Yes? Yes, did you? Yeah, No, sir, Rishita, did you say anything? no, sir, I didn't say anything. Oh, okay. So there would be two self-interaction, right? And one would be mutual. Okay. Yes. So the potential energy would be one is this hollow one. So that would be Q square by 8 pi epsilon naught R. And then this would be Q square, 3Q square by 20 pi epsilon naught R. And then K, Q and minus Q divided by R. So this would be Q square. We can solve this thing, so we can take the LCM, but yeah, let's just leave it at there. Minus of Q square by 4 pi epsilon naught R. So remember, this R is different, right? This R is different and these R's are different. So please note down this question, and then this completes your potential energy. We'll talk about capacitors then. Please note it down. Okay. Whenever you guys have noted, please tell me. Okay.